you. I hope you all will be very fine and in best of your mental health. मैंने ये दुआ इसलिए की है या उम्मीद इसलिए की है ताकि ये टॉपिक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप आसानी से समझ सकते हो। आइए हम खूबसूरत लेक्चर का आगाज करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में मींस लेक्चर नंबर 10 में सेंट्रल डॉगमा या सेंट्रल आर्किटेक्चर ऑफ ऑलमाइटी डिस्कस किया था। इट इज माय हैबिट कि मैं अगर कांसेप्ट ओवरलैपिंग हो तो मैं पिछली बात को थोड़ा सा साथ लेके चलता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर हो सकता हो। आज हम इस तरह करते हैं कि आज हम पुराना टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर नए टॉपिक में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली टुडेस टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात की थी सेंट्रल डॉगमा की, तो क्यों ना पुरानी याद को ताज़ा किया जाए। तो उसमें आपको याद होगा हमने बोला था कि बेसिकली वी हैव अ मास्टर कॉपी एंड दैट वेरी मास्टर कॉपी इज कॉल्ड एज डीएनए। आपको याद होगा मैंने कलर्ड हैवी प्राइस, एक अच्छी प्राइस कलर्ड बुक की आपको मिसाल दी थी। और हम करते क्या है कि हम इस पर्टिकुलर डीएनए को नमूना उसवा टेम्पलेट के तौर पे लेते हैं और फिर उसके बाद इससे बनाते हैं व्हाट आरएनए। क्या बनाते हैं हमारे स्टूडेंट्स? आरएनए। और मैंने आपको याद है बताया था कि अगर तो मैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड की एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी करूं तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन को, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसी जबान में किसी और अंदाज से लिखें। शायद आप इसे अगर उर्दू की सेंस में समझना चाहें तो शायद हम इसकी सीरीज करें, राइट? तो मैंने डीएनए की सीरीज की, उसको ट्रांसक्राइब किया या उसको किसी और वे में लिखा, तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास? आरएनए। आपको सारी से बात करता हूं कि जो आप लोगों का रिजल्ट कार्ड होता है ये भी एक एविडेंस होता है किसी तरह के आपने फॉर एग्जांपल एमफिल कर लिया या पीएचडी कर लिया या आपने बीएससी एमएससी कर लिया है, लेकिन एक्चुअल डिग्री नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है। एक्चुअल डिग्री आपको बाद में मिलती है। तो जाहिर है वो आपकी डिग्री क्वालिफाई करने को किसी और अंदाज में लिखा गया होता है, इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स लिखा गया होता है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स लिखा गया होता है, इन टर्म्स ऑफ सेमेस्टर लिखा गया होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी है किसकी? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। फिर आपको याद होगा मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं डीएनए की एक डबल स्टैंडर्ड कॉपी ही करूं, मींस मैं डीएनए से डीएनए ही बनवाऊं, यानी कि मैं दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करूं, तो फिर ये प्रोसेस क्या कहलाता था? एक्जेक्टली, वेरी फाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? टू कॉपी, राइट? तो रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करने का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड की कॉपी करने का प्रोसेस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आरएनए है हमारे स्टूडेंट्स, ये तीन तरह का हो सकता है। वन ऑफ देम वाज राइबोसोमल आरएनए, अदर वन इज मैसेंजर आरएनए एंड लास्ट वन इज ट्रांसफर आरएनए, राइट? यू नो वेरी वेल कि जब भी आप एब्रिविएशन लिखते हो तो उसके साथ डॉट लगाते हो। तो मैंने जो है राइबोसोमल के साथ डॉट लिखा है और बाकी आरएनए स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। इट स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। और ये तीनों के तीनों एक ही प्रोसेस से बनते हैं एंड दैट वे प्रोसेस इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मैं राइबोसोमल आरएनए भी बनवा सकता हूं, मैसेंजर आरएनए भी बनवा सकता हूं, ट्रांसफर आरएनए भी बनवा सकता हूं। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी कि फिर हम इन तीनों की मदद से क्या बना सकते हैं? प्रोटीन। फिर हम इन तीनों की मदद से क्या करेंगे? प्रोटीन बनवाएंगे। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स मैं प्रोटीन बनवा रहा हूं तो ये प्रोसेस कहलाता है व्हाट? ट्रांसलेशन। क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सवाल ये है कि इसे हम लोग ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा। तो तर्जुमा आमतौर पर किसी और जबान में किया जाता है। तो ये जबान थी किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। और प्रोटीन की जबान क्या है? अमीनो एसिड्स। तो जब मैं न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज से बदल दूंगा तो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि नेचुरल प्रोसेस मींस सेंट्रल डॉगमा कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 प्रोसेसेस। नंबर 1 इज रेप्लिकेशन, नंबर 2 इज ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 3 इज ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सवाल ये है कि ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए था? तो आंसर इज हमें चाहिए था सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं राइबोसोमल आरएनए की खूबियां। तो ये जो मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है, ये उस वक्त बनता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, राइट? इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूं, आप ये समझें कि ये आपके घर का किचन है जहां पे आपने कुकिंग करनी है, चीज नई बनानी है, खाना नया बनाना है। तो क्या करोगे? आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जब भी हम नया घर बनाते हैं उसमें किचन जरूर बनाते हैं। ये समझ लो कि राइबोसोमल आरएनए हम उसको बनाएंगे जब हम नया सेल बना रहे होंगे, बिकॉज़ कि जब मेरे पास राइबोसोमल आरएनए होगा तो ही मैं क्या बना सकता हूं? राइबोसोम। और जब मेरे पास राइबोसोम होगा तो ही प्रोटीन बन सकती है। तो नेचर ने राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले बनवाया, राइट? तो जब मैं राइबोसोमल आरएनए बनवा लूंगा बहुत सारा किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, तो फिर मैं उसके साथ मिला दूंगा राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो जब ये दो चीजें आपस में मिल जाएंगी तो उनके मिलने से क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग डिवाइस और एपरेटस, यू नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। तो सबसे पहले जरूरत थी कि हम प्रोटीन बनाने वाली मशीन को बनाएं, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। तो उसके लिए मुझे राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले बनवाना पड़ा। नाउ हम राइबोसोम्स को बनवा चुके हैं, ठीक है? लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक राइबोसोम है, समथिंग लाइक इट हैज गॉट 2 यूनिट्स, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो इसके ऊपर हम भेजते हैं किसको? मैसेंजर आरएनए को। सबसे पहले कौन इस्तेमाल हुआ था? नंबर 1 पे राइबोसोमल आरएनए। अब हम भेजेंगे इस पर मैसेंजर आरएनए को। तो मैसेंजर आरएनए आके इसके ऊपर क्या करेगा? इस तरीके से बाइंड कर जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ, ये समझ लो कि जैसे कि एक एरोप्लेन आके अपनी गैलरी के साथ अटैच हो जाता है, अपने कॉरिडोर के साथ अटैच हो जाता है, या एक रेलवे ट्रेन है वो आके अपने प्लेटफॉर्म के साथ खड़ी हो जाती है ताकि मुसाफिर आसानी से उतर सकते हो और चढ़ सकते हो। यही बात यहाँ पर है कि एक लंबी सी ट्रेन है और वो एक कॉरिडोर के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट? राइबोसोम। अब इस राइबोसोम के ऊपर हम किसको भेजेंगे? थर्ड टाइप ऑफ आरएनए को, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? बात को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने शुरू से ही आप लोगों के दिमाग के सही होने की दुआ की है। हमारे स्टूडेंट्स बात करें ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए आके दो काम करेगा। नंबर 1 इज डीकोडिंग, यानी कि वो उस बात को समझेगा जो खुफिया कोड क्या होता है, खुफिया यू कैन से पासवर्ड इज समथिंग लाइक अ कोड। तो खुफिया जो पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से जो राइबोसोम के पास पहुंच चुका है, किस फॉर्म में? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली खुफिया पैगाम, इज अ कोडेड मैसेज। तो इस पर्टिकुलर कोडेड मैसेज को जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, क्या क्यों होता है बात डिस्कस करेंगे। तो इस मैसेंजर आरएनए पे पाए जाने वाले खुफिया पैगाम को डीकोड करना, ये किसका काम है? ट्रांसफर आरएनए का। नॉट ओनली उसे डीकोड करेगा बल्कि डीकोड करने के बाद रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लाके इस राइबोसोम में प्रेजेंट राइबोसोमल आरएनए को देगा।
पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन समझने वाली बात है, मुश्किल हरगिज़ नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। हमने क्या बात की है कि सबसे पहले हम राइबोसोम बना लेंगे, उसको बनाएंगे नंबर 1 पे, और फिर बनाएंगे राइबोसोम प्रोटीन और बना देंगे राइबोसोम्स। कब? जब नया सेल बनेगा। तो राइबोसोम्स तब बनते हैं कि जब नया सेल बन रहा होता है, राइट? आप नए घर में नए किस्म की एनालॉजी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। वंस वी हैव मेड राइबोसोम तो हम क्या करेंगे कि फिर जो प्रोटीन बनवानी होगी उसका बनाएंगे मैसेंजर आरएनए और उसे हम भेज देंगे राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम खुद से मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता, तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने एक डिकोडर भी भेज दिया साथ, बिकॉज़ के मैसेंजर आरएनए एक कोडेड मैसेज होता है। तो इसको डिकोड कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसको डिकोड करेगा, देखेगा कि इस कोड में किस अमीनो एसिड के बारे में पैगाम दिया गया है। इट मे बी फॉर एग्जांपल लाइसिन, इट मे बी फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, इट मे बी ल्यूसीन, इट मे बी आइसोल्यूसीन, इट मे बी थ्रेओनीन, इट मे बी व्हाटएवर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ अमीनो एसिड के मैसेजेस हैं जिसको राइबोसोम नहीं समझ सकता। इसको समझने का काम किसके पास है? डिकोडर के पास। और डिकोडर कौन है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए सिंपल डिकोडर नहीं है बल्कि प्रोवाइडर भी है। वो नॉट ओनली इस मैसेज को डिकोड करता है बल्कि डिकोड करने के बाद जो अमीनो एसिड कहा गया है वो ला के राइबोसोम को देता है। अब राइबोसोम के पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोमल आरएनए जो बेसिकली इन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन तैयार करता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटीन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड होना चाहिए और कौन सा अमीनो एसिड सप्लाई करना है, ये दोनों जिम्मेदारियां हमारे इस ट्रांसफर आरएनए की है। और अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में ट्रांसफर आरएनए की शक्ल देखें तो पता चलेगा कि इट्स शेप इज समथिंग लाइक अ क्लोवर लीफ। ठीक है, मैं क्लोवर लीफ के बाद लॉन्ग के पत्ते की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। तो आप इसको देखेंगे तो नजर आएगा कि इसके अंदर दो चीजें बड़ी अहम हैं। उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन। अब एंटीकोडोन क्या है? एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए का वो वाला एंड है जो मैसेंजर आरएनए के साथ आके बाइंड होता है। मैसेंजर आरएनए पे क्या था हमारे स्टूडेंट्स? एक्जेक्टली कोड। तो उसको रीड करने वाला क्या होगा? एंटीकोड। तो एंटीकोडोन बेसिकली कहां लाई करता है? ट्रांसफर आरएनए के पास। कोडोन कहां लाई करता है? मैसेंजर आरएनए के पास। तो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडोन को एंटी फॉर्म में, ऑपोजिट फॉर्म में पड़ता है कौन? ट्रांसफर आरएनए। और फिर वो स्विम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ब्रिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट अमीनो एसिड। वो लाके किसको देगा? राइबोसोम को। राइबोसोम को आपस में जोड़ के प्रोटीन बनवा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इसकी गारंटी एश्योरेंस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू adapt itself to bring the very very specific amino acid and fetch it and give it to the ribosomes. तो ये हमारे सेंट्रल डॉगमा ऑफ द आर्मेटिला। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों की चीजें बड़ी जरूरी हैं। राइबोसोम बनाने भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा राइबोसोम कैसे बनेंगे? मैसेज आरएनए बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ अगर ये नहीं होगा तो हमारी प्रोटीन बनने का मैसेज कहां से आएगा? और ट्रांसफर आरएनए जिसके हमने सीधे किया, अगर ये नहीं होगा तो जाहिर है ना तो मैसेज डिकोड होगा और ना ही हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड अवेलेबल होंगे। तो इस रेफरेंस से ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि नेचर डीएनए से आरएनए कैसे बनवाती है। बेसिकली आज हमारा टारगेट है या हमारा टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या प्रोसेस है कि आप लोगों के पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और आपने डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में देखा था कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स आपने इससे आरएनए बनवाना है। क्या बनाना है हमारे स्टूडेंट्स? आरएनए। और आरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट? तो सवाल ये पैदा होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर डीएनए मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड है, चलिए बनाते हैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है दैट इज 3 बार टू 5 बार। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि व्हाट इज मेंट बाय 3 बार टू 5 बार। इसका मतलब ये है कि इसका OH ऊपर वाली साइड पर है और 5 एंड पे अटैच फॉस्फेट नीचे वाली साइड पर है। और इसके साथ एक और स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है दैट इज समवेयर हियर। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है? 5 बार टू 3 बार। पढ़ने के बच्चे हैं, कोई मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के जो कि एंटी पैरेलल हैं। मतलब ये कि ये हैं तो पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। अब होना क्या हमारे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों ने इन स्ट्रैंड्स को खोल देना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस स्ट्रैंड को खोल देते हैं। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो एक स्ट्रैंड मेरे पास ये बन जाएगा और एक स्ट्रैंड मेरे पास ये बन जाएगा, दिस वन, राइट? 3 बार 5 बार। और इसे डायरेक्शन क्या थी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स? 5 बार टू 3 बार। और दरम्यान में लगा देते हैं प्लस, ताकि पता चले कि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इनमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। माय डियर स्टूडेंट्स, बात को गौर से सुनिए बिकॉज़ कि आप लोगों की बुक ने आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज किया हो। हालांकि ये कोई मुश्किल या कंफ्यूजन वाली बात हरगिज़ हरगिज़ भी नहीं। इनमें से दो स्ट्रैंड है, एक है 3 बार टू 5 बार और एक है 5 बार टू 3 बार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन याद हो, अगर याद हो, जो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आई थिंक शुड वेरी पॉजिटिवली अबाउट यू, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब मैं डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करता हूं तो एक स्ट्रैंड की कॉपी कंटीन्यूअस होती है और एक स्ट्रैंड की कॉपी डिसकंटीन्यूअस वे में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के थ्रू हो रही होती है, राइट? एक स्ट्रैंड की कॉपी कैसी थी? कंटीन्यूअस। किसी को याद है आप में से कि किस स्ट्रैंड की कॉपी कंटीन्यूअस होती है? एक्जेक्टली 3 बार टू 5 बार की कॉपी हमेशा कंटीन्यूअस होती है। और मैंने आपको चीज ये बताई थी कि इस वाले केस में जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप पूरा होता है उसके अंदर कार्बन नंबर 3 हमेशा अवेलेबल है टू ग्रो कंटीन्यूअसली, राइट? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड की कॉपी जो कि 3 बार टू 5 बार होता है, किस प्रोसेस में? डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस में इसकी कॉपी कैसी होती है? कंटीन्यूअस होती है। लेकिन इस स्ट्रैंड की कॉपी कैसी हुई थी? डिसकंटीन्यूअस, राइट? तो आपका क्या ख्याल है, जिस स्ट्रैंड की कॉपी कंटीन्यूअस होनी चाहिए उसी से एमआरएनए बनना चाहिए या जिसकी कॉपी डिसकंटीन्यूअस होती है? तो वेरी राइट, लॉजिकली तो जिस स्ट्रैंड की कॉपी कंटीन्यूअस होनी चाहिए उसी स्ट्रैंड का क्या होना चाहिए? टेम्पलेट होना चाहिए डीएनए के अंदर। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस स्ट्रैंड की कॉपी कंटीन्यूअसली होती है हमेशा उसी स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो 3 बार टू 5 बार वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो लिखते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का नाम, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड बिकॉज़ कि इसकी कॉपी कंटीन्यूअस हो सकती है और इसी के अंदर बेसिकली कोड के ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है? सीक्वेंस। ये बात बड़ी टर्निंग पॉइंट वाली है, आई नीड योर अटेंशन कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक्चुअली जीन के ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलिए आप लिखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल क्या आपको याद है कि हम लिखते हैं कि यहाँ A T G A T A G और C के सीक्वेंसेस। इट इज जस्ट
आर्बिट्रेरी, मैंने वैसे सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा? ज़ाहिर है यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, राइट? यहाँ पर सी होगा, यहाँ पे जी होगा, राइट? इस स्ट्रैंड की ऑपोजिट, this particular strand, it is the actual gene, it is the actual code of the information, therefore this strand is called as coding strand. This is called as what? Coding strand. In fact जो चीज हमें बनवानी है वो यहाँ प्रेजेंट, लेकिन इसकी कॉपी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती, लिहाजा हम इसकी कॉपी करते भी नहीं, और कॉपी करेंगे तो कॉपी जैसी बनेगी, और जब कॉपी जैसी बनेगी तो सीक्वेंस का डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे बनने वाली प्रोटीन भी डिफरेंट होगी। इसलिए हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी नहीं करते, बल्कि एक नॉन सेंस वे में एंटी सेंस स्ट्रैंड की कॉपी करते हैं, राइट? कोडिंग, इनफैक्ट कोडिंग ये है, लेकिन हम उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड की कॉपी करें, इसलिए बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस बनती तो नहीं है, राइट? लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉजिकल और सेंसिबल बात है कि अगर मैं इस स्ट्रैंड की कॉपी करूंगा तो एग्जैक्ट जेनेटिक कोड बनेगा किसका? मैसेंजर आरएनए का। तो मैसेंजर आरएनए का कोड वही होगा जो एक्चुअली हमारे कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, आखिरी दफा आपने रिपीट करोगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा 3 बार 2 5 बार स्ट्रैंड को टैबलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज़ हम इस स्ट्रैंड को कंटीन्यूअसली कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर क्या कहते हैं कि इनफैक्ट कोड इसके अंदर रखा हुआ, कोड इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में रखा है, इसलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। फिर तीसरी बात हमारे पास ये है कि जब मैं टैबलेट स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनवाऊंगा तो उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि हमारे इस कोडेड डीएनए के अंदर है। देयरफॉर मैसेंजर आरएनए हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड का होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का नहीं होता, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। तो आप लोगों को पहले से पता है कि आरएनए और डीएनए में बेसिक फर्क क्या था? दो फर्क था, आपको याद होगा कि हमारे डीएनए में जो राइबोज शुगर थी वो क्या थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन आरएनए में होती है राइबोज शुगर। पढ़ाया हुआ है बहुत दफा, चैप्टर नंबर 2 याद करें। अब हम बात करें हैं अगली कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर टैबलेट स्ट्रैंड को कॉपी करके एक कोडिंग स्ट्रैंड जैसा क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोस आरएनए, तो इसके सीक्वेंसेस बिल्कुल जैसे होंगे एक्सेप्ट वन थिंग। आपको याद है लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर दोबारा रिफोर्स करता था कि आपको बात समझ आ जाए कि जो था हमारा डीएनए, जो हमारा डीएनए था उसमें क्या था? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इफ यू वांट टू सी मी यू कैन कम एट जीसी, राइट? और जहां तक बात थी आप लोगों के किसी का स्टूडेंट्स आरएनए की, तो आरएनए के अंदर आपको याद है, आरएनए के अंदर आपको याद है कि एडेनिन तो होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है आप लोगों को कि हमारे आरएनए में एडेनिन इज एब्सेंट, हमारे आरएनए में यूरासिल इज प्रेजेंट। तो फिर जब मैं इस स्ट्रैंड की कॉपी करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे, चल यहाँ लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे बनेगी एक कॉपी, ये कॉपी मैंने डेलिबरेटली ब्लू से बनाई है ताकि मैंने यहाँ पे आरएनए भी ब्लू से लिखा हुआ था। दिस शुड बी कोरिलेशन बिटवीन द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो इस ए के मुकाबले में क्या टी लिखूं? अगर मैंने माइनस यहाँ पे आरएनए बनाना हो तो क्या ख्याल है, मैं इस ए के मुकाबले पे टी लिखूं? क्या आरएनए में टी होता है? तो आंसर इज नो। तो फिर ए के मुकाबले पे क्या आएगा? यू, राइट? टी के मुकाबले पे क्या आएगा? ए के मुकाबले पे आएगा यू, टी के मुकाबले पे आएगा ए, जी के मुकाबले पे सी, ए के मुकाबले पे यू, टी के मुकाबले पे ए के मुकाबले पे यू, जी के मुकाबले पे सी, और सी के मुकाबले पे जी। बात समझ आई? ये जो मैंने बनाया है नया सिंगल स्ट्रैंड किसका? जाहिर आरएनए का। देखो वो बिल्कुल उसका जेनेटिक कोड और इस स्ट्रैंड का जेनेटिक कोड एक जैसा है, नो डिफरेंस एट ऑल। देयरफॉर दिस 5 बार 3 बार इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। एक्चुअल कोड इसके अंदर है, प्रोटीन तो जैसी बदली है, इसको तो हमने सिर्फ इसे रख दिया यहाँ पे ताकि कॉपी कंटीन्यूअस हो सकती हो। अब क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद इन दो स्ट्रैंड्स को दोबारा से आपस में मिला देंगे और दोबारा से कॉइल कर देंगे। तो पहला जो कांसेप्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है जो आपको समझना है वो ये है कि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसको हम लोग अनकॉइल कर लेते हैं। अनकॉइल करने के बाद हमारे पास एंजाइम्स आते हैं जो उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद क्या होता है? फ्रेंड्स लुक एट दिस एनिमेशन। एनिमेशन देखते हैं, आपको यहाँ से ज्यादा समझ आएगी। लुक एट दिस, मेरे पास क्या है? एक डीएनए। यू आर लुकिंग एट कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लुक एट दिस एंजाइम, क्या कर रहा है कि इसके टर्न्स खोल रहा है, एंड दैट एंजाइम दैट इज गोइंग टू अनकॉइल द डीएनए इज कॉल्ड एज हेलिकेज, ठीक है? टर्न खोलने के बाद ये बन गया मेरे पास लैडर मॉडल ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे एंजाइम आएंगे एंडोन्यूक्लियसेस, और वो क्या करेंगे कि वो इन पर्टिकुलर डबल बॉन्ड्स को ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे, खोल दे, कट कर देंगे। जब ये सारे कट हो जाएंगे तो अब एंटी सेंस स्ट्रैंड, आल्सो नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और हमारा कोडिंग स्ट्रैंड ये कर देंगे सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। लुक एट दिस एनिमेशन, ठीक है? उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रैंड है, इसका नाम क्या है? 3 बार 2 5 बार। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिकॉज़ इसकी मैंने कॉपी करनी है। इसका दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज़ कि इसके अंदर एक्चुअल कोड मौजूद है जैसा कि मैसेंजर आरएनए में होना चाहिए, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहे हैं कि देखिए हम 3 बार 5 बार की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ पड़ी हुई बेसिस को देखकर नजर आएगा कि एक्सेप्ट यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मैसेंजर आरएनए एंड कोडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और ये बन जाएगा हमारा आरएनए। तो डिड्यूस हमने ये किया कि हमेशा 3 बार 2 5 बार की कॉपी होती है, लेकिन एक्चुअली ये किस जैसी होती है? एक्जेक्टली 5 बार 3 बार जैसी होती है। देयरफॉर 3 बार 5 बार इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 बार 3 बार इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। एक ही दफा रिपीट होने के बाद तो आपको ये बात अजबर हो जानी चाहिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे इस बुक में और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बुक पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहला क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए हैं कि बेसिकली व्हाट इज रेप्लिकेशन, कॉपिंग ऑफ डीएनए टू डीएनए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कॉपिंग डीएनए टू आरएनए, एंड सेकंड कांसेप्ट वाज कि हमारे हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी होती है, दैट इज आल्सो नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड, और हम कॉपी कोडिंग स्ट्रैंड जैसी करते हैं, राइट? और मैंने तो बोला था कि कोडिंग स्ट्रैंड का डीएनए और मैसेंजर आरएनए का डीएनए बिल्कुल जैसा होता है, एक्सेप्ट कि हमारे आरएनए में यू इस्तेमाल होता है और डीएनए में टी इस्तेमाल हुआ था, राइट? अब आपको ये बात भी याद है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स हो सकते हैं। आइए हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहले टाइप ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, क्या आप प्रोकैरियोट हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम तो यूकैरियोट हैं। पूछूंगा क्यों? तो आप बोलेंगे सर आपने तो बताया था यू मींस मॉडर्न, हम तो मॉडर्न है, राइट? तो हम क्या है? यूकैरियोट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर यूकैरियोट्स। दे हैव गॉट डेफिनेट न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोट डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस। आपको याद होगा कि मैंने प्रोकैरियोट के बारे में बताया था कि उनके पास एक खास रीजन है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। तो उस न्यूक्लियोइड रीजन में बनता है 3 किस्म का आरएनए, जाहिर है मैसेंजर,
ट्रांसफर राइबोसोमल। ठीक है, तीनों किस्म का आरएनए बनता है न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन प्रोकैरियोट में देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज, देयर इज ओनली वन, इट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली वन आरएनए polymerase, and this particular RNA polymerase is going to synthesize all three types of RNAs, means ribosomal RNA, then transfer RNA and then messenger RNA। तो तीनों किस्म के RNA एक ही polymerase बनवाता है, किसमें? प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। What happen in case of eukaryotes? What happen in case of eukaryotes? यूकैरियोट्स के केस में होता है हमारे स्टूडेंट्स कि हमारे पास तीन डिफरेंट आरएनए के लिए तीन डिफरेंट पॉलीमरेजेस हैं। सबसे पहले आता है पॉलीमरेज 1, then polymerase 1 is going to synthesize ribosomal RNA, right? And then second one is known as polymerase 2, which synthesize messenger RNA, and last one is polymerase 3, that is going to synthesize transfer RNA। तो यूकैरियोट्स में तीन डिफरेंट किस्म के पॉलीमरेजेस हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ एक किस्म का पॉलीमरेज ही तीनों किस्म के आरएनए बनवाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस होता कैसे है। दोबारा से मूल एनिमेशन देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ आके क्या करेगा, कोरेस्पोंडिंग आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। अगर ये प्रोकैरियोट है तो एक ही, और अगर यूकैरियोट हुआ तो मे बी पॉलीमरेज 1, मे बी पॉलीमरेज 2, मे बी आरएनए पॉलीमरेज 3, कोई भी हो सकता है। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर अगर आके आरएनए अटैच होना है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होना है, तो उसे कैसे पता चले कि मैंने कहां के बाइंड करना है? तो हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह ने क्या किया हुआ है, बहुत खूबसूरत इंजीनियरिंग की हुई है। क्या कि इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर खास अट्रैक्टिव सेंटर्स बना दिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ऑफ द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट, सॉरी, राइट। तो बात ये हो रही है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। ये कंजर्व्ड सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होते, और आरएनए पॉलीमरेजेस हमेशा ये सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। जब उन्हें वो सीक्वेंस मिल जाते हैं तो वो आके उनके साथ बाइंड कर लेते हैं। ये वाले सीक्वेंसेस कहां पाए जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बोर्ड पे देखिए क्या होता है। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट। इस स्ट्रैंड के मैंने क्या किया है कि मैंने तीन हिस्से बना दिए। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, तीन हिस्से बना दिए। एक, लुक एट दिस, 2 एंड लुक एट दिस 3, तीन हिस्से बना दिए। ये वो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट है, 0, राइट। यहां से एक्चुअली हमारी जीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहां क्या खत्म हो जाती है, से हम इसे नाम देते हैं 100, से इसे नाम देते हैं 100। तो 0 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड तक जो सीक्वेंस है मेरे पास, ये किसका है? ये इनफैक्ट जीन है, दैट इज द एक्चुअल जीन, राइट। इट मे बी द स्ट्रक्चरल जीन, इट मे बी द फंक्शनल जीन, भारत का जीन। इस जीन का जो पहले वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे? डाउनस्ट्रीम। तो इस पर्टिकुलर डाउनस्ट्रीम एरिया में पाया जाता है क्या? खास सीक्वेंस। बात को गौर से समझने वाली बात कि भाई अगर 0 के मैं इधर मूव करूंगा तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, हम उसे माइनस में शो कर रहे होता है। यू नो कि समवेयर हियर इज -10, समवेयर हियर इज -20, समवेयर हियर इज -30, समवेयर हियर इज -40, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे हम चल रहे हैं। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम 0 तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो -10, -20, -30, -40, -50 आगे चलते। तो इस पर्टिकुलर जोन को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो जहां से जीन स्टार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के आपको एक और अंदाजा हो रहा है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 3 स्टेप्स में पढ़ना चाहते हैं। ये पहला स्टेप है जिसमें हम लोगों ने रेप्लिकेशन की बेस बनानी है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। यानी कि हम रेप्लिकेशन को भी 3 प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन को भी 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज इनिशिएशन, नंबर 2 इज इलॉन्गेशन एंड नंबर 3 इज टर्मिनेशन। लिख देते हैं ताकि आप भूले नहीं। इस वाले जीन से इस वाले पार्ट से करवानी है क्या, इसका काम, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन, राइट। और इस वाले पार्ट पे हम लोगों ने क्या करवानी है, इलॉन्गेशन, और इस वाले पार्ट से क्या करवानी है, इनिशिएशन, राइट। तो स्टार्ट में यहां से लेना है। स्टार्ट कैसे लेंगे कि जब मैं इस पर्टिकुलर डीएनए के साथ लाके अपने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाऊंगा। दिस वेरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसने आके हमारे डीएनए के साथ बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में खास सीक्वेंसेस हैं, कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, जिन्हें लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर ऑपरेटर एरियाज। इन पर्टिकुलर प्रोमोटर ऑपरेटर एरियाज में कंजर्व सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज टीटी GACA एंड अदर वन इज TAAT, राइट। व्हेन वी वर स्टडीइंग तो हमें ये शौक हुआ कि हम इसकी एब्रिविएशन बनाएं, या कुछ एक छोटी सी पॉइंट बनाई आपके लिए। तो जो हमने नाम याद किया था दैट वाज TT गासा, GACA गासा। सो TT गासा अगर आप याद रखना हो तो TT गासा को देखकर और टाटा एट, यानी कि मैंने अपने दोस्त को टाटा किया, बाय बाय किया किसके ऊपर, एट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट व्हाटएवर। सो टाटा एट TT गासा, इन दो सीक्वेंसेस को देखकर आरएनए पॉलीमरेज इस तरह के बाइंड कर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक फैक्टर लगा होता है हमारे स्टूडेंट, समथिंग लाइक इट, ये समझ लें, समथिंग लाइक इट। यहाँ पे एक, अगर आप कभी किसी कंट्रोलमेंट एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा उसकी एंट्री से पहले चौकी बनी होती है, राइट। वो चेक करके पहले जाने देती है। सो दैट वेरी चेक पॉइंट इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर एंड दैट वेरी चेक पॉइंट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा फैक्टर का जिम्मे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने कभी रेस देखी मोटर बाइक की या कार की तो वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि हर एक जो राइडर है वो अपनी सही पोजीशन पे और लाइन से पीछे खड़ा हो। इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर अलाइनमेंट, जो हमारी कॉम में बिल्कुल नजर नहीं आती, खासतौर पे इशारों के ऊपर, ज्यादा क्रॉसिंग के ऊपर। तो हम बात ये कर रहे हैं कि करेक्ट अलाइनमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर करेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी तो हमारे पास बड़ी सीवियर किस्म की म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिग्मा फैक्टर कि इलॉन्गेशन के टाइम पर ये दोनों चीजें कैसी हो, अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर। वंस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और ये इंश्योर कर लिया गया कि अब
इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। जब सिग्मा फैक्टर यहाँ से हट जाएगा तो आपको इजाजत है आरएनए पॉलीमरेज साहब कि आप अपनी मर्जी से अपने रेट पे काम कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज साहब हैं ये हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखते हुए क्या करते हैं, इलांगेट करते हैं। इलांगेशन होती रहती है जब तक कि हमारे पास जीन का कोड खत्म नहीं हो जाता। जो जीन का कोड खत्म होगा तो आगे सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ये तीनों की जो चीजें कहां प्रेजेंट है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है। इनिशिएशन कोडन भी, इलांगेशन भी और टर्मिनेशन भी। टर्मिनेशन का मैसेज हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चले क्या मुझे मजीद आरएनए नहीं बनाना, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, आप लोगों के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे टर्मिनेशन सिग्नल्स दे दिए हुए हैं। ये टर्मिनेशन सिग्नल क्या है, दे आर वेरी वेरी रिच इन जीसी सीक्वेंसेस, राइट। तो जब हमारे पास ये सीक्वेंसेस आते हैं तो हमारा आरएनए फोड़ना शुरू हो जाता है और वो जीसी हेयर पिन लूप बनाता है। उसके लिए आप इस एनिमेशन को देखिए, लुक एट दिस, कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन जो ही क्या होता है, ये वाला सीक्वेंस आता है हमारे पास, तो यहाँ पर जी और सी आपस में बाइंड होना शुरू हो गए हैं और दे आर नॉट अलाउइंग दिस आरएनए पॉलीमरेज टू गो फॉरवर्ड। तो ये सिग्नल होता है कि आप मजीद आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करने, राइट। तो उसके बाद ये सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है और इस पर्टिकुलर बबल में से आरएनए बाहर निकल आता है। तो जिस पर्टिकुलर बबल में ये प्रोसेस चल रहा था दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल, और इसके एक होल में से आरएनए आ गया बाहर। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, आउट। आरएनए पॉलीमरेज के आउट होने के बाद क्या होगा, दोबारा से लेकर जाएंगे वो इस पर्टिकुलर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में दोबारा से बंद कर देंगे और बंद करके सेव कर लेंगे डीएनए को। तो फोटोकॉपी आ गई बाहर। उस फोटोकॉपी का नाम क्या था, एक्जैक्टली आरएनए, राइट माय स्टूडेंट्स। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो ऑर्गेनिज्म्स की बात की थी, उनमें से एक का नाम क्या था, प्रोकैरियोट, का नाम क्या था, यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट के केस में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी हम लोगों ने आरएनए को बनवाया, इस जल्दी से न्यूक्लियोटाइड में से साइटोप्लाज्म भेजा और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट है उस वाले केस में ऐसा नहीं होता। उस वाले केस में इस न्यूली सिंथेसाइज्ड इमेच्योर आरएनए को बहुत से एंजाइम से खतरा है। आपको पता है कि हमारे अपने न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम लोग न्यूक्लियेजेस का नाम देते हैं, जो हमारे सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करने वाले डिफरेंट टाइप्स के वायरल डीएनए को, ऑर्बिटल डीएनए को चॉप ऑफ करते, उन्हें इनएक्टिव करते रहते हैं। यस, पे सलाम एंड ट्रिब्यूट टू दीस पर्टिकुलर एंजाइम्स के जो हमारे अपने डीएनए को डिफेंड कर रहे हैं और फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, चॉप ऑफ करके वहां से भगा देते हैं। लेकिन ये वाला एंजाइम किसी खास मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है कि हमारे जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करता है। तो क्या हमारे आरएनए में फॉस्फेट बॉन्ड्स नहीं है, तो डेफिनेटली है। तो हमारा आरएनए भी उतना ही इन पर्टिकुलर एंजाइम से क्या है, वल्नरेबल है, इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये वाला एंजाइम ने क्या किया कि राइट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, मींस हम बात कर रहे हैं अभी न्यूली मेड आरएनए की, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्री आरएनए, इसे लोग प्री आरएनए बोलते हैं, मे बी प्री एमआरएनए, मे बी प्री टीआरएनए, मे बी प्री आरएनए, आरआरएनए। तो किसी आरएनए की बात हो रही है, लेकिन क्या किया, इसके बनने के फौरन बाद इसको दोनों तरफ से क्या कर दिया, महफूज कर दिया। कैसे, लुक एट दिस, आप नाम लिख रहा हूं, इसका नाम होता है माय स्टूडेंट 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7 मिथाइल जीटीपी। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पोजीशन नंबर 7 पे क्या लगी है, मिथाइल, राइट। फिर एक और बात जो आपने गौर से अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, वो ये है कि मैंने इस पर्टिकुलर 7 मिथाइल जीटीपी के साथ एक चीज और लिखी है, 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 7 मिथाइल जीटीपी। इसका क्या मतलब है कि मैंने इस न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए की कार्बन नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट एंड को, जो कि इसका स्टार्ट था, एक कैप पहना दी, 5 एंड पे एक कैप पहना दी। बात को वहां से समझिएगा मेरे स्टूडेंट्स, इस कैप को मैंने कार्बन नंबर 5 से जोड़ा है, राइट। तो इसके 5 एंड पर एक 5 एंड जुड़ा हुआ 7 मिथाइल जीटीपी अटैच हो जाता है, दैट इज प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इट्स 5 एंड। और अगर मैं बात करूं इसके तीसरे वेरिएंट की, मींस 3 एंड की, तो यहाँ पे ऐड होती है एक पॉली ए टेल। मैंने वो यूजर टर्म पॉली ए टेल, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं कंटीन्यूअसली, राइट। और ये जो मेरे पास कंटीन्यूअसली एडेड पॉली ए टेल है, ये ऊपर क्या कहते हैं, कॉइल करके इसको उसकी टेल वाले एंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से ये फोल्ड होके अपर एंड से 7 मिथाइल जीटीपी कैप से और नीचे वाली साइड से पॉली ए टेल से क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है। अब इवन हमारे अपने क्या कहते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, वो भी इसको चॉप ऑफ नहीं कर सकते और ये बिल्कुल कंसील्ड फॉर्म में हमारी ग्लूकोर में से बाहर निकलेगा और फिर जाके कहां, हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा और अटैच हो जाएगा विद ऑफ कोर्स राइबोसोमल आरएनए ऑफ द राइबोसोम। सो दिस इज द स्टोरी, this is all thing regarding the formation of different types of RNAs and the procedures involved, and of course some modifications involved, how we can convert a pre-RNA into a mature RNA, right? So that's it with this topic. I hope कि अगर हम इस प्रोसेस को जल्दी से वाइंड अप करना चाहें तो हम फिर से रिव्यू देते हैं और इस पर्पस के लिए हम बोर्ड 1 पे मूव करते हैं। यस माय स्टूडेंट्स, बात हुई आप लोगों के साथ कि हम डीएनए की कॉपी कर सकते हैं, डीएनए के प्रोसेस को एप्लीकेशन, लेकिन आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्या करना है, 100% डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से कॉपी करना है, डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। और अगर ये तीनों किस्म के मेरे पास क्या होंगे आरएनए, तो ही मैं बना सकता हूं प्रोटीन, और अगर मैं प्रोटीन बनवाऊंगा तो सारे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, प्रोसेस लगेगा ट्रांसलेशन, बिकॉज़ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। तो उस पर्पस के लिए भी चाहिए 3 किस्म के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, और इन तीनों किस्म के आरएनए का आपस में मिलके काम करना जरूरी है टू मेक अ करेक्ट प्रोटीन्स, ठीक है। और इस पर्पस के लिए जब मैं आरएनए डीएनए से आरएनए बनाना चाहता हूं तो हमारे साथ क्या होता है, इसके लिए हम वी हैव टू गो टू द सेकंड बोर्ड। तो क्या होता है मेरे साथ कि हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, वन ऑफ देम इज कॉल्ड 3 बार टू 5 बार, द वन इज कॉल्ड 5 बार टू 3 बार। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास सबसे पहले एंजाइम है जिससे कॉइल को खोल देंगे, इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, तो ये वाला जो डीएनए था वो मॉलिक्यूल खुल जाएगा इस स्ट्रैंड में और इस स्ट्रैंड में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको हम इसलिए कॉपी करते हैं बिकॉज़ किसी कॉपी कंटीन्यूअस हो सकती है, और दूसरे को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज़ कि इन फैक्ट मैसेंजर आरएनए का वही पैगाम होना चाहिए जो कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर है। तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड जैसा, एक्सेप्ट कि आपको याद है कि हमारे डीएनए में एटीजीसी तीनों थी, लेकिन हमारे आरएनए में एयूजीसी था। इसका मतलब थाइमिन नहीं होता बल्कि यूरासिल होता है। तो अगर आप देखें तो आप लोगों के कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और आरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है, एक्सेप्ट वन थिंग कि टी की जगह पे यू लगा हुआ होता है। वंस वी हैव डन दिस थिंग तो वी हैव गॉट द आरएनए, राइट। आई होप कि आपको इन सारी बातों के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम आरएनए किस स्ट्रैंड का बनाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम देखेंगे कि बेसिकली ये सिंथेसिस होती कैसी है, तो उसके लिए बुक करना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे।
यस, तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास आरएनए 3 किस्म का हो सकता है, वन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीनों के तीनों किस्म का आरएनए हमारे प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनता है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में 3 डिफरेंट किस्म के पॉलीमरेज, 3 डिफरेंट किस्म के आरएनए बना रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 इज सिंथेसाइजिंग आरएनए राइबोसोमल आरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 इज गोइंग टू मेक मैसेंजर आरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इज गोइंग टू मेक ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये कैसे करती हैं? डेफिनेटली बाय ऑफ कोर्स अनकॉइलिंग एंड ओपनिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए में हम बात करें हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की। टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं फॉर एनी जीन, और उसका जो पहला जोन है इट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन जोन, और दूसरा है जहां एक्चुअल जीन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एलोंगेशन, और तीसरा के जहां पे हमने जीन के खात्मे के ऐलान करा इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन जोन। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशिएशन जोन को देखूंगा तो इस पर्टिकुलर जोन में कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होती हैं जो जिससे आके बाइंड होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि वो प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट कंजर्व सीक्वेंसेस लाइक टीटीजी एसीए और टीएटी मेरे को बताते कैसे याद कर सकते हैं। इन सीक्वेंसेस को फाइंड करता है कि वो -10 -35 पे कहां लोकेट करें। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज -10 व्हाट इज -35 इन पे सीक्वेंसेस होती हैं, और इन सीक्वेंसेस को फाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज, और चेक करता है कि सिग्मा रिमूव हो गया है कि नहीं। सिग्मा यहां पे इसलिए है कि वो करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ जीन देखे। वंस इट इज रिमूव तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करते हुए कहां जाता है लास्ट कंट्रोल जीन के ऊपर, और फिर शुरू हो जाते हैं हमारे टर्मिनेशन सिग्नल्स। तो जो ये टर्मिनेशन सिग्नल्स आती हैं तो हमारे डीएनए के हमारे आरएनए के सिग्नल्स खत्म हो जाती है, और जाहिर है हमारा आरएनए उस ट्रांसक्रिप्शन बबल में से बाहर निकल आता है। फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारा प्रोकैरियोट है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आरएनए वैसे ही बाहर आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमें इसके 5 एंड के ऊपर 7 मिथाइल जीटीपी कैप लगानी पड़ती है, और इसके एंड पर एक पॉली टेल लगानी पड़ती है। जब ये दो काम कर लेते हैं तो फिर जाहिर है ये वाला मैसेज आरएनए ये वाला मैसेज आरएनए या ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा कि ये हमारे पोर में से बाहर निकलेगा और आके राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा कहां, साइटोप्लाज्म में। सो दैट्स इट विद दिस थिंग। एक थिंक पॉइंट आपके सोच के छोड़ के जा रहा हूं, वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए आपकी बुक में से -10 और -35 वाले सीक्वेंसेस लिख दिए हैं। आपको छोटा होमवर्क ये है कि आप यूकैरियोट में -25 और -75 पर सीक्वेंसेस को खुद से याद कीजिएगा। अगर आपको इस सलाह दें और आप चीजों को माइंड में रखें और अपने पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखें। डेफिनेटली यू नो मैं आपको कहने वाला हूं। अल्लाह हाफिज़।